काम मांगने वाला एक जिद्दी कलाकार निर्देशक के घर से जाने को तैयार नहीं था तो गुस्से में आकर निर्देशक ने उसे कुत्ते की आवाज निकालने को कहा। दोस्तों, लोगों को हंसाने वाला वह अभिनेता जीवन भर शराबी का किरदार करता रहा, लेकिन उसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उसने एक पापड़ वाले से शराबी का अभिनय सीखा और उसे जीवंत करने वाले उस कॉमेडियन का जीवन भी दुख और तनाव से भरा था। शराब मैं जरूर पीता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। आज का यह एपिसोड उनको न केवल एक ट्रिब्यूट है, बल्कि उस महान कलाकार को जानने की और उनके फिल्मी सफर के गुजरे पलों को फिर से समेटकर लोगों को दिखाने की एक कोशिश भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स और मैं हूं विकास। दोस्तों, जीवन का एक सत्य यह भी है कि किस्मत के आगे हम सभी कितने बौने होते हैं। वह हमें आखिर वहां पहुंचा देती है जहां हमने जाने का सोचा भी नहीं होता है। और दरअसल यही हुआ हमारे आज के एपिसोड के कथानायक के साथ। अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी करने वाला यह कलाकार कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे बाद में जाकर कॉमेडियन बनना पड़ेगा। और कॉमेडियन भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बॉलीवुड का टॉप कॉमेडियन, जिसके पर्दे पर उतरने के साथ ही लोग हंस पड़ते थे। तुम शराब के नशे में नहीं हो जगत राम। आज मैं शराब नहीं पी, घर पे गया हूँ। यह जानकर आपको ताज्जुब भी होगा कि क्या कोई कलाकार विशेष रूप से कॉमेडियन छोटी छोटी भूमिका कर फिल्म को हिट या सुपरहिट बना सकता है। पर हमारे इस कलाकार ने इसे सच कर दिखलाया। फिल्मों के टाइटल में जब भी इस कलाकार का नाम आता तो सिनेमा प्रेमी जान जाते थे कि इस फिल्म में उन्हें हंसी का भरपूर डोज मिलने वाला है। फिर हर कहानी में टल्ली रहने वाला यह कॉमेडियन असली जिंदगी में चाय पानी पीकर ही मस्त रहते थे। 12 रुपए डजन है, बोलो कितने? 12 रुपए दर्जन? अरे भैया, आजकल तो 5 रुपए दर्जन आम मिल जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन ऐसे कलाकार थे जिनकी कॉमेडी ने एक समय फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड सेट कर दिया था? अपने जमाने की हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाले इस कॉमेडियन का दिलचस्प फिल्मी सफर आज के कलाकारों के लिए भी एक नजीर है, जिससे प्रेरणा लेकर लोग असल जिंदगी में हंसने हंसाने के लिए प्रयोग करने लगे थे। जैसे जैसे स्टीयरिंग के साथ बियरिंग, एक्सीलरेटर के साथ कार्बोरेटर वगैरह वगैरह वगैरह। भारतीय सिनेमा में कई कॉमेडियन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को खूब हंसाया। जॉनी वॉकर, महमूद, राजेंद्र नाथ, टुनटुन, असरानी और जगदीप जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच कुछ ऐसे कलाकार भी हुए जिनका काम कम होता था, पर उनकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी अदाकारी का जुनून सबसे पहले निर्माता निर्देशक विमल राय ने देखी, जब काम मांगने वाला एक जिद्दी कलाकार उनके घर से जाने को तैयार ही न था। और फिर जब इन दो जुनूनी शख्सियतों की जुगलबंदी बैठी तो फिल्म इंडस्ट्री ने कई खूबसूरत साहकार देखे। बिना बोले हंसाने वाली उनकी इस कला को आज तक कोई कॉमेडियन मैच नहीं कर पाया। तू इधर बैठ, मैं पुलिस को बुला के ला रहा हूँ। हिला नहीं, बिल्कुल हिला नहीं, मैं पुलिस। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे केस्टो मुखर्जी थे। केस्टो मुखर्जी एक ऐसे कलाकार थे जिनके लिए प्रोड्यूसर फिल्म में थोड़ी जगह रिजर्व रखा करते थे, क्योंकि कई बार तो उनकी कुछ मिनटों की कॉमेडी पर पूरी फिल्म चल जाती थी। सिनेमा हॉल से बाहर निकलने वाला दर्शक सिर्फ उनकी ही बातें करते हुए वापस घर लौटता था। दमदार एक्टिंग के दम पर दुनिया भर में नाम कमाने वाले केस्टो का जन्म 7 अगस्त 1925 को कलकत्ता में हुआ था। केस्टो मुखर्जी को नुक्कड़ नाटक और रंगमंच से बेहद प्यार था। केस्टो दादा अंग्रेजी विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल करने के साथ साथ साहित्य, सिनेमा और नाटकों पर बड़ी पैनी नजर रखते थे। शुरुआती दौर में नुक्कड़ नाटकों और रंगमंच पर अभिनय करते रहे। नाटकों में काम करते हुए केस्टो मुखर्जी की मुलाकात अदाकारा राखी और अभिनेता विश्वजीत से हो गई, और एक दिन फिल्मों में काम करने की इच्छा लेकर तीनों एक साथ बम्बई आ गए। बम्बई आने पर ऋत्विक घटक ही वह डायरेक्टर थे जिन्होंने पहली बार केस्टो मुखर्जी को अपनी फिल्म में बेशक एक छोटा सा रोल दिया, पर वह रोल उनके जीवन के मील का पत्थर बन गया। नागरिक उनकी पहली फिल्म थी जिसमें केस्टो मुखर्जी ने अच्छा रोल निभाया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने कदम बढ़ाए और फिर उस जमाने के प्रसिद्ध फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें फिल्म मुसाफिर में एक मौका दिया। लोगों ने कॉमेडी की दुनिया में एक नए चेहरे का फ्रेश अप्रोच देखा।
और ऐसे गले लगाया कि वह नशा आज भी पुरानी फिल्मों के चाहने वालों के सिर से नहीं उतर पाया है। बांग्ला फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले केस्टो मुखर्जी ने ऋत्विक घटक की कई फिल्में जैसे बाड़ी थे के पालिए, अजांतरिक और जुगती आदि में काम कर अपनी जबरदस्त धाक जमा दी। ताकि मैं ऊपर और मैकेनिक नीचे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब काम के सिलसिले में केस्टो बम्बई में इधर उधर भटक रहे थे और तब उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय से हो गई। केस्टो उनके सामने जाकर चुपचाप खड़े हो गए। बिमल रॉय ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए? तब केस्टो ने धीरे से कहा कि साहब, मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। केस्टो मुखर्जी की यह बात सुनकर बिमल दा बोले, अभी कोई काम नहीं है, फिर कभी आना। लेकिन केस्टो को काम की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि वहां से जरा भी नहीं हिले और चुपचाप उसी तरह बिमल दा को देखते रहे। बिमल दा को केस्टो के इस ढीठपना पर बहुत गुस्सा आया और बोले, इस समय कुत्ते की जरूरत है, क्या तुम भौंक सकते हो? केस्टो काम के नाम पर कुछ भी कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने तुरंत इसके लिए हामी भर दी और बोले, साहब, मैं यह भी कर सकता हूँ, एक बार मौका देकर तो देखिए। और थोड़ी देर में ही उन्होंने कुत्ते की आवाज निकाली, जिससे बिमल दा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में काम दे दिया। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर से केस्टो मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी और केस्टो दा का ऐसा रिश्ता बना कि उन्होंने चुपके चुपके, गोलमाल और गुड्डी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। उसके बाद तू सोएगा और मैं सोचूंगा। दोनों भाई फिल्मों में अक्सर केस्टो मुखर्जी को एक दारूबाज और नशेड़ी के कैरेक्टर में देखा गया, पर सच तो यह है कि वह नशे और शराब से कोसों दूर थे। दरअसल उनको शराबी के रूप में पर्दे पर उतारने का निर्णय फिल्म निर्देशक व अभिनेता असित सेन को जाता है। उन्होंने अपनी फिल्म माँ और ममता में उनके इस अवतार को सफलता से प्रयोग कर केस्टो को अमर बना दिया। असित सेन ने उनसे शराबी का रोल करवाकर एक चांस लिया था, पर उन्हें क्या पता था कि शराब नहीं पीने वाला केस्टो ऑन स्क्रीन शराबी की भूमिका के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। उन्होंने शराबी की एक्टिंग की ऐसी मिसाल पेश की कि जब भी किसी अभिनेता को शराबी की एक्टिंग करनी होती थी तो वो केस्टो का नकल करते। किसी में दम है तो बुलाओ सुंदर को और पूछो अगर ये सच है। केस्टो ने अपने जमाने की सुपरहिट फिल्में जैसे जंजीर व शोले में भी काम किया। तीसरी कसम, साधु और शैतान, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा और चुपके चुपके जैसी कई फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग कर लोगों का मन मोह लिया। बीवी की दवा दारू में सब बिक है, सब। बीवी की दवा में या तुम्हारी दारू में? दारू में। जीवन भर शराबी का किरदार निभाने वाले इस महान कॉमेडियन के बारे में लोगों को यह सहज विश्वास नहीं हो पाता था कि उन्होंने कभी शराब नहीं पिया है। आज भी कई बार यह बहस का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि उनकी सीरियस शराबी वाली छवि लोगों के दिलो दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई है कि दिल इसे आसानी से मानने को तैयार नहीं होता। हालांकि दर्शकों के बीच इतना क्रेज रखने वाले इस हंसोड़ कॉमेडियन के जीवन में भी कई दर्द थे, जिसे कम ही लोग महसूस कर पाए, लेकिन इससे उनके अभिनय में कोई फर्क नहीं आया और वह जीवन भर लोगों को हंसाते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपना नाम भारतीय फिल्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिख कर गए। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले अब पुलिस है ना, पुलिस में काम करता था। लोगों को हंसाने वाला यह अभिनेता खाने पीने के बहुत शौकीन थे, खासकर उन्हें बंगाली भोजन से बहुत प्रेम था। केस्टो स्वयं भी एक अच्छे कुक थे, उन्होंने ही अपनी पत्नी को खाना बनाना भी सिखाया था। केस्टो दम आलू, मछली और मिठाइयों को बड़े चाव से खाते थे। केस्टो दादा यूं तो बड़े सख्त थे, पर शूटिंग से जब भी घर लौटते तो दोनों बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते थे। केस्टो मुखर्जी के शराबी वाले अंदाज के बारे में उनके पुत्र बबलू मुखर्जी बताते हैं कि पिताजी जुहू में जहां रहते थे वहां अक्सर एक पापड़ बेचने वाला आता था। अधिकतर समय वह पापड़ वाला नशे में चूर रहता था। नशे में पापड़ वाले का अंदाज और उसकी आवाज इतनी दिलचस्प होती थी, केस्टो मुखर्जी बहुत देर तक पापड़ वाले की हरकतें देखते रहते थे। जब असित सेन ने फिल्म माँ और ममता में उन्हें एक शराबी की किरदार निभाने का ऑफर दिया तो उन्होंने उस पापड़ वाले की अदाओं से प्रेरित होकर अभिनय किया और इतिहास बन गया। उनके ठेकेदारों, सबकी जुबान पर ताला लग गया क्या? बोलते क्यों नहीं?
इस अभिनय से केस्टो मुखर्जी को इतनी लोकप्रियता हासिल हुई कि अपने 30 साल के करियर में उन्होंने अधिकतर फिल्मों में फिर शराबी के किरदार ही निभाए। एक वक्त ऐसा था कि केस्टो मुखर्जी हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे और उनके पर्दे पर आते ही दर्शकों की हंसी निकल पड़ती थी। केस्टो मुखर्जी अक्सर विदेश की यात्रा पर जाते थे, लेकिन विदेश से कुछ खरीद कर लाने में उन्हें संकोच होता था। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि विदेश से सामान लाने वालों को एयरपोर्ट पर अलग से लाइन में खड़े होकर जांच पड़ताल करवाने पड़ते थे, मानो वह कोई संदिग्ध व्यक्ति हो। इसलिए वह विदेश से कुछ भी लाने में परहेज करते थे। बबलू मुखर्जी इस संबंध में घटना का जिक्र करते हैं कि एक बार पिताजी को दुबई के शेखों ने खुश होकर सोने की चेन तोहफे में देनी चाहिए, पर पिताजी ने यह कहते हुए उस तोहफे को लेने से इनकार कर दिया कि वह एयरपोर्ट पर अलग लाइन में खड़े होना नहीं चाहते हैं। केस्टो मुखर्जी के साथ कई सफल फिल्मों में काम करने वाले उनके ही साथी हास्य अभिनेता बताते हैं कि बंगाली दादा केस्टो मुखर्जी बहुत ही प्यारे और सरल इंसान थे। वह अक्सर मेरे साथ बैठते और अपने घर की बातें साझा करते। उन्हें घर के क्लेश से मानसिक तनाव भी रहता था। कॉमेडियन पर्दे पर तो हंसाता, मुस्कुराता और गुदगुदाता नजर आता है, लेकिन उनके जीवन में बड़े स्याह पन्ने भी होते हैं जिनमें दुख और पीड़ा की कहानियां लिखी होती हैं। केस्टो ने अपने फिल्मी जीवन के कई दशक के सफर में अलग अलग भूमिकाएं निभाई और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। केस्टो की आखिरी फिल्म हम दोनों थी। उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड के कॉमिक रोल के लिए 4 बार नामित किया गया। पर सन 1981 में आई फिल्म खूबसूरत में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। चल मुंह खोल, मुर्गा बोल, मुर्गा बोल। केस्टो मुखर्जी को बॉलीवुड फिल्मों का चार्ली चैपलिन कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें देखने के बाद दर्शक बेसाख्ता हंसने लगते थे। कमाल का प्रेजेंस रखने वाले केस्टो मुखर्जी 2 मार्च 1982 को हम सबको अलविदा कह गए, लेकिन अपनी किरदार के जरिए वो हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। भारतीय फिल्म जगत उन्हें कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा ज़रूर। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।